नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे कुछ वीडियो के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे कोविड के लिए कुछ टिप्पणी देने के लिए कहा है। ऐसे भी हमारे कॉलोनी में जहां पे मैं रहता हूं वहां पे कुछ फैमिलीज़ को कोविड हुआ है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें कोविड और कोरोना के बारे में बताना चाहूँगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि हमें कोविड से बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोविड एक साधारण फ्लू की तरह है, सिर्फ उसकी तीव्रता और इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है। वो जल्दी पकड़ लेता है एक दूसरे से, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा तीव्र है। लेकिन कोविड से मॉर्टेलिटी यानी मरने वालों की संख्या कम है। इतनी मॉर्टेलिटी नहीं है जितना हम सोचते हैं। 99% लोग लगभग क्योर हो जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मॉर्टेलिटी अगर आज भी देखें हम तो 1% के करीब आती है। इसलिए कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन की स्टेज से हम निकल चुके हैं कोविड में। अब प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमें करना ही है, लेकिन साथ साथ में सेकेंडरी प्रिवेंशन भी करना है। ये दोनों के डिफरेंस मैं बताता हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशन यानी जब बीमारी पहली बार होती है उसे होने से रोकना, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र ये सब यूज़ करते हैं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। अब जिन लोगों को कोविड होता है उसके बाद उसको फैलाने से कैसे रोकना है, इसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। यानी कोविड का इलाज और उसको फैलने से रोकना, ये दोनों चीज़ों को हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो मैं प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं सिर्फ सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। जैसे कि दूसरी बीमारियाँ हैं, मलेरिया हुई या ट्यूबरकुलोसिस हुआ, इनमें भी पहले प्राइमरी प्रिवेंशन जब फेल हो गया, फेल नहीं लेकिन जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो साथ साथ में सेकेंडरी प्रिवेंशन का भी जोर लगाया गया और बहुत हद तक हमने ये दो बीमारियां कंट्रोल कर ली है, दोनों मेथड से, प्राइमरी प्रिवेंशन से भी और सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसी तरह से अब कोविड का स्टेज है, जो स्टेज में कोविड है उस पर हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले किन लोगों को ये कोविड हो सकता है? जो रिस्क में है, एज जिनकी 60 से ज़्यादा है। दूसरा, जिनको किसी भी तरीके की वाइटल ऑर्गन्स की बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, वाइटल ऑर्गन्स की जिनको बीमारी है, ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जिनकी मेजर सर्जरी हुई है वो लोग भी कोविड से ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जो स्टीरॉयड्स पे है, किसी भी कारण से स्टीरॉयड की मेडिसिन पे है, उनको भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। डायबिटिक पेशेंट को होने की संभावना होती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके कारण भी मैं बताऊंगा कि क्यों ज़्यादा होती है। जो दूसरे लोग हैं 60 से कम जिनकी उम्र है, वो कौन लोग रिस्क पे है जिनकी उम्र 60 से कम है? सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो स्ट्रेस फैक्टर है और लाइफस्टाइल का फैक्टर है। खैर, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक लॉकडाउन से इम्प्रूव हो चुकी है, फिर भी जैसे अनलॉक हुआ फिर कई लोग लापरवाह हो गए और अपनी लाइफस्टाइल फिर पहले जैसी रखे। जैसे कि रात को देर रात तक जागना, घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, ये सब हमें बंद करना होगा। इसके अलावा स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना करना है। स्ट्रेस किसी भी मानसिक तनाव हो या फिजिकल तनाव हो, दोनों में हमारी इम्यूनिटी कम होती है और ये रिस्क बढ़ जाता है। जितने भी मैंने बीमारियां पहले बताई है 60 साल के ऊपर, उनको क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सबसे बड़ा कारण है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसका नाम ही है कि जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सो एड्स पेशेंट को तो बहुत तेज़ी से ये इन्फेक्शन लग सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये सारी बीमारियों से इम्यूनिटी कम होती है क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेस है हमारी बॉडी पे। इसलिए हो सके उतना हमें तंदुरुस्त रहना है और अपने आप को बचाव करना है। स्ट्रेस कैसे कम होता है? लाइफस्टाइल कौन सी जो इम्पोर्टेंट बात है? सबसे बड़ी बात है स्लीप।
हमें नींद अच्छे से 6 से 8 घंटे की अच्छे से नींद लेनी है। रात को 10 बजे के पहले सोना है और सवेरे 6 बजे उठना है। ये हमारे दिनचर्या में हमें फिक्स करना है, क्योंकि स्लीप एक सबसे अच्छा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने वाली लाइफस्टाइल है। दूसरा, स्ट्रेस भी कम करती है, रिलैक्स भी करती है। और अगर आपको किसी कारण से नींद नहीं आती तो अपने डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स सब्सक्राइब करो। आजकल के स्लीपिंग पिल्स काफ़ी सेफ होते हैं और कोई एडिक्शन नहीं होता है। अपने हिसाब से अपने डॉक्टर से संपर्क करके नींद 6 से 8 घंटे की अच्छे से नींद लो। दूसरा है खाने पीने में, सब कुछ पौष्टिक खाना खाना है, घर का खाना खाना है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। और देसी घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें फ्री फैटी एसिड्स है, जिससे कैंसर और इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। किसी भी मरीज़ को कैंसर हो, उसकी भी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये एक फिज़िकल स्ट्रेस होने के कारण इम्यूनिटी कम होती है। तो ये सारे फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना है, स्लीप पे देना है। और हमें जो चिकनाई है, कहते हैं डॉक्टर्स की चिकनाई कम खाओ, वैसा नहीं करना है। हम जो नॉर्मल खा रहे हैं उसी तरीके से खाना है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, स्पेशली वाइटामिन डी, ई, ये एब्जॉर्ब होने के लिए फैट खाना ज़रूरी है। सो एक मॉडरेशन में हमें सब कुछ खाना है और खाने पे कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रखना नहीं है। ये मेरी सलाह होगी। बाकी की जो सलाह है, ये मेरे जो कोविड के मित्र हैं, जो कोविड के स्पेशलिस्ट हैं, जो कोविड ट्रीट करते हैं, उनका मैंने एक सारांश निकाला है, एक समरी निकाली है, और उनका क्या कहना है मैं इस वीडियो में आपको प्रस्तुत करता हूँ, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन से रिलेटेड है। सो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर जिन को भी फीवर सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, अगर फीवर आता है, फीवर के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम होना या किसी भी तरीके के गले में खराश होना, ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। आपको किसी भी टाइप की वायरल डिजीज़ हो सकती है, इंक्लूसिव ऑफ कोविड भी हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जब होती है, यानी आपकी सांस फूलने लगती है, और उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं और वो 90 के नीचे आता है, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे मरीज़ को तुरंत कर लेना चाहिए। तो 95% मरीज़ जो कोविड के होते हैं उनको घर पे ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो 3-4% है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, वो कौन से मरीज़ है? जो सारे रिस्क पे है, जिनको कोई बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर हो या हार्ट की बीमारी हो या लिवर की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, 60 साल के ऊपर की उम्र है, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिनको सांस फूलती है, जिनको न्यूमोनिक पैच है एक्सरे पे, या जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। तो ये पहली बात हो गई। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम करते क्या है? एक तो ट्रीटमेंट हमने कर दी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, वो ये है कि अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को ये सिम्टम्स आते हैं, तो ट्रीटमेंट जो भी है सब ने साथ में ट्रीटमेंट लेनी है। जितने भी मेंबर्स हैं आपके घर के, सब ने साथ में ट्रीटमेंट लेनी है डॉक्टर की सलाह लेने के बाद, और साथ में ही क्वारंटाइन होना है, और उसी वक्त सारों ने कोविड की टेस्ट करनी है, सीरियली नहीं करनी। आज एक ने की, 2 दिन बाद दूसरे ने की, चाहे आप सिम्टम्स हो या ना हो, आपने सबने एक साथ में ही ट्रीटमेंट करनी है और एक साथ में ही कोविड की टेस्ट करवानी है। अगर आप, और क्वारंटाइन भी सब ने एक साथ में होना है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव आता है और बाकी के नेगेटिव है, तो ये नहीं समझना है कि आप लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना है। कम से कम 5 से 7 दिन तक कोविड नेगेटिव वाले ने भी क्वारंटाइन होना है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं, और वो 5 दिन के बाद फिर फॉल्स पॉजिटिव, फिर वो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो और 10 लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सो हमें ये, अगर बीमारी को फैलाने से रोकनी है, तो हमें सबको एक साथ में ट्रीटमेंट चालू करना है, एक साथ में क्वारंटाइन करना है, और एक साथ में कोविड की टेस्ट करवानी है। चाहे वो पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले, ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी है, क्वारंटाइन ज़रूर होना है, और जो कोई भी आपके कांटेक्ट में आता है वो सबको क्वारंटाइन होना है और ट्रीटमेंट लेनी है। ये इम्पॉर्टेंट इन्फ्रेंस है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। हो सकता है हम थोड़ी सी ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट कर लें, 6 महीने बाद इसकी ज़रूरत भी ना पड़े कि आपको क्वारंटाइन होना पड़े, क्योंकि कोई वैक्सीन आ जाएंगी या कोई ट्रीटमेंट आ जाएगा।
अभी के लिए जब तक हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं आती तब तक के लिए ये 3 चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ही आपको सिम्टम्स होता है 1 घंटे के अंदर अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर ले, डॉक्टर से परामर्श करके। घर वालों जितने भी कांटेक्ट में हैं सब ने एक साथ में ट्रीटमेंट चालू करनी है, सब ने एक साथ में कोविड की टेस्ट करवानी है और सब ने एक साथ में क्वारंटाइन होना है। तो हम इसे ट्रीट भी कर सकते हैं और फैलने से रोक भी सकते हैं। ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है और मैं आप सब के लिए ये भी प्रार्थना करूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और जितने भी लोग जो कॉलोनी में रहते हैं या इंडिविजुअल घर में भी रहते हैं वो इसका ख्याल रखें कि आप एक साथ में ट्रीटमेंट लें, एक साथ में हम मिलके कोरोना से लड़ना है, तभी हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं और फैलने से रोक भी सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।